हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइज डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, दिस इज़ अंकिता बिफोर यू और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और ये दोनों ही नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअल में जो ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है ना, वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। 1820 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन बाप्टिस्टे बायोट, और दूसरे साइंटिस्ट का पूरा नाम था फेलिक्स सैवर्ट। ये इनका पूरा नाम है। आप एग्जाम में अगर आप बायोट लॉ भी लिखते हो या बायोट साइंटिस्ट या फिर सैवर्ट साइंटिस्ट भी लिखते हो, दैट्स सो गुड। बट अगर आप पूरे नाम साइंटिस्ट का लिखते हो ना, पर्टिकुलर की जीन बाप्टिस्टे बायोट और फेलिक्स सैवर्ट, दैट सो गुड बिकॉज ऑफ कि अगर आप किसी चीज़ की पूरी तरीके से डिफाइन करते हो, दैट्स वेरी वेल, है ना। तो नाम तो बहुत अजीब से हैं, जीन बाप्टिस्टे बायोट और फेलिक्स सैवर्ट। तो याद कैसे रखते हैं, पहले यही देखते हैं। तो देखिए, जो साइंटिस्ट थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना। फ्रेंच साइंटिस्ट थे तो मतलब कि वो मॉडर्न साइंटिस्ट होंगे तो वो जीन्स वगैरह पहनते होंगे। तो यहाँ पे जीन याद रखिए, जीन्स, जीन्स से जीन याद रखिए, जीन। और बाप्टिस्टे को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो टाइम चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, कोविड टाइम में भाप लेने को लोग बोलते हैं कि आप भाप लीजिए। तो भाप लेने से बनता है भाप, भाप्टिस्टे। और जब आपसे पूछा जाएगा बायोट सैवर्ट्स लॉ, तो बायोट तो ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हो, जीन बाप्टिस्टे बायोट। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। फिर अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम था फेलिक्स सैवर्ट, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो टाइम था ना, कोविड टाइम, उस वक्त जो हुआ था, 10th और 12th के जो बच्चे थे वो सारे प्रमोट करे गए। मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ मतलब फेलिक्स, फेलिक्स सैवर्ट। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट हो गए हमारे पास। 1820 में ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर, जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे बायोट या फिर फेलिक्स सैवर्ट, ने मिलकर अपना एक लॉ दिया, और उस लॉ को उन्होंने कहा बायोट सैवर्ट्स लॉ। एक्चुअल में ये लॉ बाद में आया था, पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इन्होंने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर को लेते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना लॉ दिया, और इस लॉ को उन्होंने अपना नाम दिया बायोट सैवर्ट्स लॉ। तो बेसिकली इस लॉ में उन्होंने करा क्या, एक कंडक्टिंग वायर लिया, जैसे आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम था एक्स और वाई कंडक्टिंग वायर लिया। उस कंडक्टिंग वायर का एक स्मॉल पार्ट एलिमेंट लिया, और स्मॉल पार्ट एलिमेंट है यानी उसका जो लेंथ होगा वो डेल्टा एल होगा, और एक पॉइंट पी बाहर अज्यूम कर लिया, और उस पॉइंट पी पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम सिम्बॉलिकली बोले तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, और बीच का जो बन रहा था ना एंगल, वो एंगल था थीटा, और डिस्टेंस पॉइंट पी से और स्मॉल पार्ट एलिमेंट से लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी है, और वो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं कि हम बारी बारी हम सबकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर था इनका, वो पहला फैक्टर जो था, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बी था, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो कि कंडक्टिंग वायर में फ्लो कराया जा रहा है। ठीक है, तो करंट आई, एक क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लिया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल पार्ट एलिमेंट के लेंथ की। स्मॉल पार्ट लिया है मतलब डेल्टा का मतलब ही होता है स्मॉल, जैसे डेल्टा एल से लिया। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल पार्ट एलिमेंट के लेंथ के। तीसरा इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल के साइन के। ठीक है, मतलब साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बोला इक्वेशन नंबर थर्ड। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इन्वर्सली और प्रोपोर्शनल का मतलब बहुत 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 कुछ होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो आपका करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो आपका आर स्क्वायर कम होगा, या फिर आर स्क्वायर बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये होता है, मतलब एक कम होगा तो एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, सभी इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, ऑन कंबाइनिंग दी इक्वेशंस। ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ। तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
हमें ये पता है कि यहाँ देख लेते हैं कि अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी लॉ को इन्होंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ बोला था, जहाँ पर जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आई करंट है, डेल्टा एल शॉर्ट स्मॉल पार्ट का शॉर्ट लेंथ है, ठीक है। एंगल भी पता है, आर स्क्वायर भी पता है। और देखिए जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और जो म्यू नॉट होता है वो बेटा जी आपका परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। देखिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है और जबकि जो म्यू नॉट होता है वो आपका परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना लॉ दे दिया, जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसे परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। इन्होंने अपना लॉ दे दिया जिसे इन्होंने कहा बायोट-सैवर्ट लॉ, और जो लॉ था वो ये था, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।